नमस्कार दोस्तों, आज है 30 अप्रैल और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या होते हैं पार्टिकुलेट मैटर PM 1.0 PM 2.0। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि प्रदूषण बढ़ गया है और उसके अंदर इतने PM है, अब इतने PM है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है पार्टिकुलेट मैटर PM जिसको हम बोलते हैं। व्हाट आर पार्टिकुलेट मैटर? तो इसका आकार एक माइक्रोमीटर से कम होता है। ये छोटे पार्टिकल बहुत खतरनाक होते हैं। इनके कण सांस के द्वारा शरीर के अंदर पहुंचकर रक्त कणिकाओं में मिल जाते हैं। इसे पार्टिकुलेट सैंपलर से मापा जाता है। इट्स साइज इज लेस देन 1 माइक्रोमीटर। These small particles are very dangerous. Their particles reach inside the body through inhalation and are mixed in the blood vessels. It is measured with a particulate sampler. PM 2.5 इसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये आसानी से सांस के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर गले में खराश, फेफड़ों को नुकसान, जकड़न पैदा करते हैं। इन्हें एम्बिएंट फाइन डस्ट सैंपलर्स PM 2.5 से मापते हैं। इसके बाद PM 10 रिस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर का आकार 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये भी शरीर के अंदर पहुंचकर बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धारा 96 के अंदर क्या दिया हुआ है? What is given under section 19(6) of the Indian Penal Code? तो भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धारा 96 के तहत प्रत्येक मनुष्य को निजी रक्षा का अधिकार है, जो कि एक प्राकृतिक और एक अंतर्निहित अधिकार है। Under section 96 of the Indian Penal Code IPC, every human being has the right to personal defense, which is a natural and an inherent right. आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 46 पुलिस को बल प्रयोग करने के लिए अधिकृत करती है। एक ऐसा अपराधी जिसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो सकती है, उसके संदर्भ में यदि बल का प्रयोग यहाँ तक कि हत्या भी आवश्यक हो जाती है तो पुलिस कर सकती है। प्ली बार्गेनिंग क्या है? व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी दंडनीय अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से कानून के तहत निर्धारित सजा से कम सजा प्राप्त करने के लिए अभियोजन से सहायता लेता है। ए प्रोसेस इन विच ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ए पुनिशेबल ऑफेंस कन्फेसेस हिज गिल्ट through the process of plea bargaining and seeks assistance from prosecution for receiving a lesser punishment than prescribed under the law. इसमें मुख्य रूप से अभियुक्त और अभियोजक के बीच ट्रायल के पूर्व वार्ता को शामिल किया जाता है। विभिन्न देशों से संबंधित तबलीगी जमात के कई सदस्यों को प्ली बार्गेनिंग या दलील सौदेबाजी प्रक्रिया के माध्यम से अदालती मामलों से रिहा और मुक्त कर दिया गया है। भारत में प्ली बार्गेनिंग को कब शामिल किया गया? व्हेन वाज प्ली बार्गेनिंग इनकरप्टेड इन इंडिया? तो 2006 भारत में प्ली बार्गेनिंग को 2006 में शामिल किया गया। 2006 तक भारत में प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा कानून का हिस्सा नहीं थी। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एक अभियुक्त के पास एक पूर्ण मुकदमे की पैरवी करने के बजाय दोषी की पैरवी करने का प्रावधान है। हालांकि यह प्ली बार्गेनिंग के समान नहीं है। भारत विधि आयोग ने अपनी 142वीं रिपोर्ट में उन लोगों के लिए रियायती उपचार प्रक्रिया पर विचार विमर्श प्रस्तुत किया है जो स्वयं को अपनी इच्छा से दोषी मानते हैं, लेकिन विधि आयोग द्वारा इस बात के प्रति भी सावधानी बरती गई है कि इसमें अभियोजन के साथ कोई सौदेबाजी बार्गेनिंग शामिल नहीं होनी चाहिए। 2006 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता अध्याय 21A में संशोधन कर प्ली बार्गेनिंग को एक भाग के रूप में शामिल किया गया।
इसमें धारा 256A और 265L को शामिल किया गया है। सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती कब शुरू हुई थी? When did the recruitment of women officers in the army start? तो भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को सबसे पहले 1992 से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए शामिल किया गया था। Women officers in the Indian Army were first inducted for a 5-year term from the year 1992. 2006 में एसएससी के तहत महिला अधिकारियों को 10 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाना प्रारंभ किया गया। इसके तहत महिला अधिकारियों के कार्यकाल को 14 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता था। सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त करने के लिए कुछ महिला अधिकारियों द्वारा 2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले में 2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिला अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था, परंतु सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश को नहीं माना गया था और उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। मार्च 2020 में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था। 7 जुलाई 2020 को उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार को न्यायालय के फैसले को पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय दिया था। फ्रेंड्स, अगर आपको एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सामुदायिक कैंटीन से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज कम्युनिटी कैंटीन? तो सामुदायिक कैंटीन रसोई बहुत सस्ती कीमत पर लोगों को पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। कम्युनिटी कैंटीन या किचन प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू पीपल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। इनमें खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा के मानकों को भी ध्यान में रखा जाता है। ये सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश के लगभग 100 से अधिक राज्यों में सामुदायिक कैंटीन चलाई जा रही है। उदाहरण में तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन, कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन, राजस्थान में 2020 में महामारी के संकट की स्थिति में तमिलनाडु की अम्मा रसोई की तर्ज पर इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों को रियायती दरों पर दिन में 2 बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 2016 में राजस्थान सरकार द्वारा अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 5 रुपए में नाश्ता एवं 8 रुपए में दोपहर का भोजन देने का प्रावधान किया गया था। मध्य प्रदेश की दीनदयाल कैंटीन भी सामुदायिक कैंटीन का ही उदाहरण है। भारत में संरक्षण रिजर्व अब कैसे निर्धारित किए जाते हैं? हाउ आर कंजर्वेशन रिजर्व्स डिटरमाइंड इन इंडिया? तो ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण क्षेत्रों के रूप में नामित किया जाता है जो निर्जन और पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में, लेकिन समुदायों और सामुदायिक क्षेत्रों द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किया जाता है यदि भूमि का हिस्सा निजी स्वामित्व में है। Such areas are designated as conservation areas which are uninhabited and wholly owned by the government of India but are used for subsistence by communities and community areas if part of the land is privately owned। इन संरक्षित क्षेत्र श्रेणियों को पहली बार वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में पेश किया गया था। इन श्रेणियों को भूमि और भूमि के उपयोग के निजी स्वामित्व के कारण मौजूदा और प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्रों में कम सुरक्षा के कारण जोड़ा गया था। जुलाई 2019 तक भारत में 88 संरक्षण रिजर्व और 127 सामुदायिक रिजर्व थे। भारत विश्व में सोने की उपभोक्ता में कौन से स्थान पर है? Which place is India in the consumer of gold in the world? तो चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़े सोने का उपभोक्ता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। हाल ही में भारत में सोने की कीमतें 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को भी पार कर गई। ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था संकुचित हो रही है
तब सोने की कीमतों में बढ़ोतरी क्यों देखने को मिल रही है? सोने की कीमत और मांग में बढ़ोतरी के मुख्य कारणों में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर का कमजोर होना, ब्याज दर में कमी और दुनिया भर की विभिन्न सरकारों द्वारा शुरू किए गए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कोरोना वायरस के कारण लगातार बढ़ती अनिश्चितता और अमेरिका तथा चीन के मध्य उत्पन्न हुए तनाव ने भी इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सोने के कई विश्लेषकों का मानना है कि आगामी 18 से 24 महीनों में सोने की कीमतें लगभग 65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोट द बुक गीता रहस्य? तो बाल गंगाधर तिलक या केशव गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी गीता रहस्य। यह एक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक, पत्रकार, समाज सुधारक एवं उग्र राष्ट्रवादी थे। 1908 में तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल यानी कि बर्मा भेज दिया गया था, जिसके विरोध स्वरूप बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। मांडले जेल में ही उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। ये तो हमारे अपने नजरिए की बात है, वरना तो लाइफ में हर चीज खूबसूरत है। काफी बार हम सोचते हैं कि ये मेरी लाइफ में बेकार है या मेरी लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, भगवान ने हर किसी को एक खूबसूरत लाइफ दी, बस हमारा देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि ये तो हमारे अपने नजरिए की बात है, वरना तो लाइफ में हर चीज खूबसूरत है। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी रूस। तो कौन है विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।